नमस्कार बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। इस कविता में कवि ने शोषित किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है और युग युग से किसानों का होने वाला इस प्रकार का शोषण कवि को आहत करता है। कवि कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधेरी गुफाओं के समान, गुहा गुफा सरीखी समान, अंधेरी गुफाओं के समान उन आँखों से डरता है मन। किसान की जो आँखें हैं उनसे मन डर लगता है। उन आँखों का मतलब किसान, शोषित किसान की जो आँखें हैं उनसे डर लगता है। कवि यहाँ कहता है कि शोषित किसान के बारे में कि उसकी आँखें अंधकार की गुफा के समान हैं। जिस प्रकार गुफाओं का अंधकार कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार उस किसान का जो शोषण है वो उसकी आंखों में व्याप्त है और वो उसकी आंखों में दुख और पीड़ा को हम देख सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आंखों में दूर दूर तक क्या भरा हुआ है? दारुण दारुण कष्ट, दुख, वेदना भरी हुई है। दैन्य दीनता के भाव, नीरव रोदन और रोना दिखाई देता है। किसान की जो आंखें हैं उनमें दीनता का भाव है, दुख का भाव है और उनके अंदर जो दुख है वो इस प्रकार है कि वो रोता हुआ प्रतीत होता है, वो अपने दुखों को अभिव्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। कवि आगे कहते हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। स्वाधीन स्वतंत्र, जब किसान स्वतंत्र था तो उसकी आंखों में अभिमान था, गर्व था। उसकी आंखों में गर्व की एक चमक दिखाई देती थी जो उसकी स्वतंत्रता की पहचान थी। लेकिन जब वह दुविधा में पड़ा, मझधार मुसीबतों में पड़ा, तो ये संसार कगार, कगार होता है किनारे, सदृश समान, बह किसका खिसक कर एक तरफ हो गया। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जब किसान का जीवन खुशहाल था तो उसकी आंखों में एक चमक थी, जब वो स्वतंत्र था तो उसकी आंखों में गर्व दिखाई देता था, और जब उसकी दशा में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया तो सारा का सारा संसार उसका साथ छोड़कर एक तरफ हो गया। ठीक वैसे ही जैसे धाराओं में साथ छोड़कर किनारे एक तरफ खिसक जाते हैं। किसान का जो जीवन है वो दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ है, उससे संसार को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। पंत जी आगे कह रहे हैं कि लहराते हुए खेत दीर्घों में बहुत बहुआ वेद खल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते हुए खेत दीर्घों में, दीर्घ आँखों में, नेत्रों में, नेत्र आँखों के सामने उन खेतों के जो फसलें थी वो लहराती हुई उसको दिखाई दे देती हैं। कौन सी फसलें? जिनसे उसको अब बेदखल कर दिया गया है, जिनको उससे छीन लिया गया है, उसको उससे अलग कर दिया गया है। वो खेत और उसकी आंखों में ही केवल दिखाई देता था। उसको अपने खेतों में लहराती हुई फसलों के जो दृश्य हैं वो केवल सोच में ही रह गए हैं, उसकी कल्पनाओं में ही रह गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तृण तृण से। तृण तृण, तिनके तिनके से, दो बार तृण आया है लेकिन अर्थ एक है तिन का। और जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार एक ही अर्थ हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि उसके खेतों की जो हरियाली थी उस हरियाली के एक एक तिनके से कवि का जो किसान है उसका चेहरा चमक उठता था, उसके हर जीवन में हंसी आ जाती थी, खुशहाली
दिखाई देती थी। वह उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था। अपने खेतों में लहराती हुई फसलों को देखकर कवि लेखक जो किसान जो है वो फूलाने समाता था। और अब वो खुशहाली का जो वातावरण है उसके लिए एक सौपर्ण मात्र बनकर रह गया है। कवि किसान की और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आंखों ही में घूमा करता, केवल आंखों में ही अब घूम रहा है। उसकी जो शक्ल है, उसकी जो सूरत है, उसका जो चेहरा है, अब किसान की आंखों में ही घूम रहा है। किसका? वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा मुहावरे का वर्णन हुआ है यहाँ पर। तो जो किसान का इकलौता बेटा था वो उसको बहुत प्यारा था, और अब उसका जो चेहरा है कि उसकी आंखों में ही घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? क्योंकि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। जमींदार के जो लठैत थे, कारिंदे थे, उन्होंने अपनी लाठियों से पीट पीट कर उसको जवानी में ही मार दिया। अर्थात उसके बेटे ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई होगी, और जो जमींदार के निर्दयी कारिंदे थे उन्होंने उसको पीट पीट कर मार दिया होगा। अब केवल उस बेटे का जो चित्र है, जो चेहरा है, वो किसान की आंखों में छुपा हुआ है। कवि पंत ने शोषित किसान की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए आगे कहा है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती है वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार, घर द्वार घर बार सब कुछ बिका दिया, नीलाम करवा दिया। किसने? जमींदार ने। जमींदार ने अपना वसूल करने के लिए, अपना कर्जा वसूल करने के लिए, अपने जो भी कुछ उसका शोषण करना था उसके आधार पर सब कुछ उसका बिकवा दिया। यहाँ तक कि महाजन ने भी ब्याज की अपनी एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, एक पैसा भी ब्याज के रूप में। उसकी स्थिति को देखकर, उसकी हालत दीनहीन हालत को देखकर एक पैसा भी नहीं छोड़ा। और क्या करवाया? रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कुर्क नीलाम हुई बर्दों, बैलों की जोड़ी। जोड़ी दो बैल आंखों में चुभती, आंखों को दुखी पहुंचाती है, कष्ट देती है, आंखों में चुभती है, उसको पीड़ा देती है। तो कवि कह रहे हैं कि किसान की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है। कहते हैं कि महाजन ने अपने ब्याज की एक एक कौड़ी वसूल करने के लिए किसान की बैलों की जो जोड़ी थी उसको भी नीलाम करवा दिया। अब उस उन बैलों की जो सूरत है वो उसकी आंखों में चुभती है, उसे परेशान करती है, उन बैलों की याद उसे सताती रहती है। आगे किसान द्वारा पाली गई गाय के बारे में वर्णन किया है, बताया है कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुआने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी सफ़ेद रंग वाली, सफ़ेद रंग की। नाम भी कर हो सकता है, उसने किसान ने हो सकता है अपनी गाय का नाम उजरी रख रखा हो, जैसे हम अपने पालतू पशुओं के नाम रखते हैं ऐसे। तो कहते हैं कि उजरी जो सफ़ेद गाय थी, उजरी गाय थी जो, वो किसान के अलावा और किसी को दुहाने, दूध निकालने के लिए पास आने देती, किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। कब किसे पास आने दिया? किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी, केवल किसान ही उसका दूध दूह सकता था, निकाल सकता था। आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आंखों में नाचना, आंखों में नाचने का मतलब आंखों के सामने घूमना, उसकी यादें रह जाना, उसकी स्मृति मात्र रह जाना। तो कहते हैं कि आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान की जीवन की जो सुख रूपी खेती थी, जो कि उसका सुखद जीवन था, वह उजड़ गया है, उसमें दुख ही दुख आ गए हैं, और जो सुखद अनुभूतियाँ थी वो केवल अब यादें बनकर उसकी आंखों में रह गई हैं। अब तो उस सुखी संसार की यादें ही किसान की आंखों में बाकी हैं, जो नाचती हुई दिखाई देती हैं। बाकी उसके जो भी बैलों की जोड़ी की या उजड़ी गाय की याद आती है, उसकी आंख में करुणा पीड़ा के भाव उभर आते हैं।
इतना ही नहीं, कवि ने किसान के ऊपर होने वाले और शोषण और साथ साथ शोषक वर्ग की जो निर्दयता है उसको भी यहाँ पर रेखांकित किया है। और किसान के जीवन में जो और ज़्यादा दुख आए हैं, कष्ट आए हैं, जिसको देखकर वो पूरी तरह से टूट गया है, उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्पण के, दवाई पानी के, बिना उसकी उपचार के क्या हुआ, घरनी उसकी जो पत्नी थी, घर वाली थी, स्वर्ग चली, वह भी स्वर्ग चलेगी अर्थात मर गई। बिना देख रेख के, बिना इलाज के उसकी जो पत्नी थी वो भी स्वर्ग सिधार गई। आंखें आती भर, अब उसको याद करके किसान की आंखें भर आती हैं, किसान रोने लगता है। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, और बिना देख रेख के, बिना देखभाल के दूध मुही जिसने अभी दूध पीना, जो बच्ची दूध पी पर ही निर्भर रहती थी, जो दूध पी कर ही अपना जीवन जी रही थी, वो उस बिटिया भी क्या हुआ, 2 दिन बाद गई मर, 2 दिन बाद उसकी बिटिया भी मर गई। अर्थात पहले किसान की घर वाली पत्नी मर गई बिना इलाज के, और उसके बाद उसकी जो 2 दिन की उसकी जो छोटी बिटिया थी, जो बिना देखभाल के और बिना किसी लाड चाव के वो रही, और अपनी माँ की मरने के बाद उसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पाई, जिस कारण से 2 दिन बाद वो भी मर गई। कवि आगे बताते हैं कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कहते कि अब घर में केवल उसके मरे हुए बेटे की जो विधवा बहू थी, पतोहू बहू, वही रह गई थी, और वो लक्ष्मी थी। कहते हैं उसको घर, बहू को घर की गृह लक्ष्मी माना जाता है, घर की लक्ष्मी का नाम उसने दिया था। लेकिन साथ में यद्यपि पति घातिन, लेकिन साथ में इसको उसके पति को मारने वाली भी कहा जाता है, घातिनी भी कहा जाता है। घातिन घातिन का मतलब मरवाने वाली, जिसका के कारण उसके पति को मारा गया है, ऐसा भी लोग कहने वाले होते हैं। तो अब क्या हुआ, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसे भी कोतवाल ने अपनी बुरी दृष्टि रखते हुए मंगवाया और पकड़कर अपने यहाँ पर कोतवाली में मंगवाया। अब इस बात को वो सहन नहीं कर पाई, उसको ये अपना अपमान लगा, और वो भी कुएं में एक दिन डूबकर मर गई। उसके मर जाने के बाद अब किसान बिल्कुल ही अकेला हो गया, उसका पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसकी याद किसान की आंखों में पीड़ा के भाव लेकर आती है। आगे काव्यांश में कवि ने तत्कालीन समाज में स्त्री की स्थिति का वर्णन किया है। स्त्री का उस समय समाज में क्या महत्व है, लोग किस दृष्टि से देखते थे, उसको यहाँ पे बताया है। कवि कहते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, पैर की जूती, अगर पैर की जूती टूट जाती है, जोरू या किसी की पत्नी मर जाती है, न सही नहीं रहती है, दूसरी आती है, अगर एक नहीं रहती है तो दूसरी आ जाती है। अर्थात यहाँ पर जो पत्नी है उसकी तुलना पैर की जूती से की गई है, कि जिस प्रकार पैर की जूतियाँ टूट जाती हैं और हम नई जूती ले आते हैं, ठीक वैसे यदि किसी की पत्नी मर जाती है तो उसकी जगह नई पत्नी आ जाती है, उसका दूसरा विवाह कर दिया जाता है। इससे उनको किसी प्रकार का कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर जवान लड़के की सुध कर याद करके, जवान लड़के को याद करके किसान जब अपने जवान बेटे को याद करता है तो क्या होता है, सांप लौटते फटती छाती, उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। छाती फटने का मतलब उसे बहुत ज़्यादा दुख की अनुभूति होती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो उठता है। सांप लौटना और छाती फटना दोनों मुहावरे हैं यहाँ पर। तो यहाँ कवि ने बताया है कि किसान जब अपने बेटे को याद करता है तो वो ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और वो दुख से बहुत ज़्यादा
अपने आप को असहाय अनुभव करता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी छाती फट जाएगी, उसका सारा दुख उसकी छाती में एक बोझ बनकर रह गया है। और अंत में कवि ने कहा है कि पिछले सुख की समृद्धि आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की जो समय बीत चुका है, जो सुख पल बीत चुके हैं, उनकी समृद्धि, समृद्धि का मतलब याद, आंखों में, किसान की आंखों में एक क्षण, एक पल के लिए चमक है लाती, चमक उत्पन्न कर देती है। अर्थात किसान अब दुख में, अभाव में जीवन जी रहा है, उसके जीवन में अब उदासी है, पीड़ा है, दुख है, लेकिन जब वो अपने पारिवारिक सुखों को याद करता है, अपने परिवार के साथ बिताए हुए सुखद पलों को याद करता है, तो उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। लेकिन तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत ही, उसके तुरंत बाद ही शून्य में गड़ वह चितवंती की नोक से अदृश्य बन जाती। जब उसको अपनी वास्तविकता का आभास होता है, वास्तविकता का जब उसको भान होता है कि अब वो कैसा है, तो वो याद तीखी नोक की भांति उसके हृदय में चुभने लगती हैं। सदृश्य तीखी नोक के समान चितवन उसके चेहरे पर गड़ने लगती हैं, चुभने लगती हैं, उसको बेचैन कर देती हैं। वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठता है। उसकी आंखों की जो चमक है वो लुप्त हो जाती है। पारिवारिक सुखों की जो स्मृतियां हैं अब उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगती हैं, और उसकी आंखों में फिर से करुणा और पीड़ा के जो भाव हैं वो दिखाई देने लगते हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। बच्चों, ये थी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें, जिसमें भारतीय किसान के शोषण और जमींदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण का वर्णन यहाँ किया गया कि किस प्रकार भारतीय किसानों का शोषण होता रहा है, उनको शोषित किया गया है, उनको दबाया गया है, उनको अपने ही साधनों से, अपने ही वस्तुओं से वंचित कर दिया गया है। तो बच्चों, आशा आपको ये व्याख्या समझ में आई गई होगी। अगली हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके अभ्यास संबंधी प्रश्न करेंगे तथा जो हमारी अगली कविताएं हैं उनकी 100% व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।